Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक प्रियदर्शी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई एट होम। आज से हम रेस्पिरेशन मतलब जो हमारा न्यूट्रिशन हमने कंप्लीट करा, अब हम रेस्पिरेशन प्रोसेस को देखेंगे। ये भी बहुत आसान प्रोसेस है, इसको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और फिर मैंने हर एक जगह पे बस पॉइंट्स ही मेंशन किए हैं और मैं आपको भी सजेस्ट करता हूँ कि पॉइंट्स में ही आंसर देना। देखो हमारा जो रेस्पिरेशन, अच्छा पहले ये बताओ कि मैंने जब न्यूट्रिशन बताया था तो मैंने एसिमिलेशन के स्टेप के वक्त क्या बताया था कि एसिमिलेशन में होता क्या है। तो जो एब्जॉर्ब्ड फूड होता है, मतलब एब्जॉर्प्शन में क्या हुआ था कि जो ब्लड है वो अपने फ्लो के साथ फूड को ले गया। अब एसिमिलेशन में क्या हुआ कि ब्लड में जो फूड है सेल ने उसको लिया और एनर्जी के लिए यूज़ किया, या तो एनर्जी के लिए यूज़ किया या फिर ग्रोथ और रिपेयर के लिए यूज़ किया उस चीज़ को। अब देखो तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि एसिमिलेटेड फूड, जब एसिमिलेशन हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद उस फूड का क्या क्या काम, मतलब उस फूड का उसके बाद क्या करता है, सेल जो है उस फूड का किस तरीके से यूज़ करता है। तो दो तरीके से, मतलब तीन यूज़ करता है इसका। मतलब जो फूड है एसिमिलेशन के बाद जो एसिमिलेटेड फूड हो जाता है, सेल उसको तीन तरीके से यूज़ करता है, लेकिन वो जो तीन तरीका है उसको हम दो में डिवाइड कर सकते हैं। तीन देखो, तीन कौन से तरीके थे। पहला जो तरीका था वो मतलब क्या करता है, तो एसिमिलेटेड फूड को एनर्जी के तौर पे यूज़ करता है। दूसरा जो था वो ग्रोथ करने के लिए करता है और तीसरा जो था वो रिपेयर करने के लिए करता है। तो मैंने यहाँ पे उसी को 2 पॉइंट्स में ब्रेक कर दिया। जो पहला पॉइंट आ रहा है कि एसिमिलेटेड फूड इज यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। तो पहला जो तरीका जिससे मतलब हमारे सेल ने एसिमिलेटेड फूड को यूज़ किया वो क्या, तो उस फूड को उसने एनर्जी के सोर्स के तौर पे यूज़ किया, ठीक है। और मैंने यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन कर दिया कि यूज्ड एज अ फ्यूल टू गेट एनर्जी फॉर द वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। उस फूड को फ्यूल के तौर पे उसने यूज़ किया ताकि उससे एनर्जी ले सके और आगे के लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सके। ये पॉइंट क्लियर। अब जो दूसरी तरीके की यूज़ की सेल ने उस फूड की दूसरी तरीके के जो यूज़ की वो क्या की, तो उसी एसिमिलेटेड फूड को सेल ने क्या करा, तो यूज़ कर लिया। कैसे, तो मटेरियल के तौर पे फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी के ग्रोथ और रिपेयर करने के लिए उस चीज़ को यूज़ करा। तो आई थिंक ये पॉइंट भी आपका क्लियर है। तो बेसिकली देखो आप यहाँ से बोल क्या सकते हो, मैंने इस चीज़ को पहले भी रिपीट करा था कि अगर आप एक मशीन हो तो फूड आपके लिए क्या है, वो एनर्जी का सोर्स है, मतलब वो एक फ्यूल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मोटर बाइक हो तो जो फूड है वो आपके लिए क्या है, वो पेट्रोल है, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि अगर हम अपने आप को एक गैजेट के तौर पे लेके चल रहे हैं, मतलब कुछ भी मोटर बाइक का, मोटर कार, कुछ भी ऐसा लेके चल रहे हैं, तो जो हमारा, मान के अगर हम ऐसा चल रहे हैं तो जो हमारा फूड है वो एक तरह का फ्यूल हो जाएगा, क्योंकि हमारे बॉडी को रन करने के लिए फूड का जरूरी होता है, ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी को रन करने के लिए फूड का जरूरी होता है। और मोटर बाइक या मोटर कार के केस में क्या होता था कि उनको रन करने के लिए, उनको चलाने के लिए पेट्रोल का जरूरी पड़ता था। तो उनके लिए जैसे पेट्रोल एक फ्यूल है, वैसे ही हम लोगों के लिए फूड जो है वो एक फ्यूल है। ये पॉइंट भी लगता है कि आपका क्लियर हो गया, मुझे ऐसा लगता है। अब देखो, अब बहुत सारे जो मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मोस्ट, देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड का यूज किया है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, मैंने ऑल ऑर्गेनिजम्स नहीं यूज करा है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स। आप इस चीज़ को मतलब अगर देखो, मैं इस पॉइंट को अभी बताऊंगा, तो अगर आप जब कभी इस पॉइंट को लिखो अपनी कॉपी में या फिर एग्जाम के वक्त, तो इस वर्ड का यूज करना, ऐसा नहीं कि बस यहां से लिखना शुरू कर देना कि ऑर्गेनिजम्स नीड, नो, आपको इस वर्ड को यूज करना है। जिस तरीके से मैंने यूज किया आपको उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। मतलब जो, क्योंकि यहाँ पे जो मोस्ट वर्ड है इसका कुछ मीनिंग है। मोस्ट मतलब यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑलमोस्ट सारे ऑर्गेनिजम्स, सभी ऑर्गेनिजम्स नहीं, ऑलमोस्ट सारे, लगभग सारे ऑर्गेनिज्म वो चीज करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन, मोस्ट ऑर्गेनिज्म नीड ऑक्सीजन। क्यों चाहिए भाई, टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ज्यादातर, मोस्टली ऑर्गेनिजम्स, जो ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स, उनको ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट में क्या है, मतलब मैं फिर से इसको एक बार रीड आउट कर दूं कि मोस्ट ऑर्गेनिजम्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड, फूड से एनर्जी निकालने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स को, ऑल ऑर्गेनिजम्स को नहीं, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। आप बोलोगे सर इसका, आप इस टॉपिक में डायरेक्टली आओ, तो चीज़ों को पहले रिलेट करना पड़ता है। जो चीज़ें हमें पता है या थोड़ी भी हिंट हमें पता है उस चीज़ के बारे में, तो वहाँ से रिलेट करूँगा तो और आसानी से समझ में आएगी। तो ये पॉइंट क्लियर है। अब क्या होता है कि जो ऑक्सीजन ऑर्गेनिज्म ने लिया,
वो करता क्या है, तो वो फूड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है और बर्न करता है, फूड को जलाता है, बर्न करता है टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी निकालने के लिए। अब देखो जो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने ऑक्सीजन लिया, क्यों लिया, ताकि वो फूड से एनर्जी को ऑब्टेन कर सके। अब फूड क्या बोलता है, देख भाई तू मुझसे लेगा एनर्जी, ठीक है, तो मैं ऐसे नहीं दूंगा जब तक मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं। ये फूड बात ये बोल रहा है यहां पे ये बोल रहा है ऑक्सीजन को कि जब तक मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तब तक मैं तुम्हें एनर्जी नहीं दूंगा, ठीक है। मतलब होता है ना फिल्म में डायलॉग, तुम्हें अगर वहां जाना है तो मेरी लाश के ऊपर से गुजरो, ऐसा कुछ। वही यहां पे देखो फूड ने क्या बोला ऑक्सीजन को कि जब तक मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तब तक मैं तुम्हें एनर्जी नहीं दूंगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन ने बोला कोई नहीं, तुम रहोगे तब ना, तुमको रहने ही नहीं देना है। तो यहां पे उसने क्या करा कि फूड को बर्न कर दिया। क्या करा, फूड को ऑक्सीजन ने बर्न करा दिया। तो फूड की जो कंडीशन लग रही थी कि वो जब तक रहेगा तब तक वो एनर्जी नहीं लेने देगा ऑक्सीजन को, तो इस चीज को क्लियर करने के लिए, इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए ऑक्सीजन ने क्या करा, फूड को बोला कि तुम रहेगा तब ना, तो उसको क्या करा, उसको बर्न कर दिया, ठीक है। उस फूड को बर्न करा और फिर उससे एनर्जी निकाला। तो एक बार फिर से इस पॉइंट को मैं बोल दूं, तो पॉइंट में क्या है कि ऑक्सीजन रिएक्ट विद द फूड मॉलिक्यूल। जो हमारा ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन आया, मतलब ऑर्गेनिज्म ने जिस ऑक्सीजन को लिया, वो क्या करता है कि हमारे फूड मॉलिक्यूल से वो रिएक्ट करता है, ठीक है, और फिर उनको बर्न कर देता है टू ऑब्टेन एनर्जी, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए, एनर्जी लेने के लिए वो क्या करता है, फूड को बर्न कर देता है। ये आपका हो गया। देखो अब जो यहाँ पे रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, मैंने यहाँ पे उसका बेसिक डेफिनेशन दिया है। अभी इसमें बहुत बातें हैं, हर एक पॉइंट को बताऊंगा और फिर उसका एक ब्रॉड डेफिनेशन दूंगा। यहां पे जो मैंने इसका ये डेफिनेशन दिया है बस एक लाइन का, ये बस कंसेप्ट के लिए है कि अभी जो मैं आगे चीजें बताऊंगा तो आप इस लाइन को ध्यान पे रखना। आप क्या करना, आप इस लाइन को ध्यान पे रखना, फिर जब मतलब ये टॉपिक के हमारे सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे तब मैं इसका एक ब्रॉड वे में डेफिनेशन दूंगा, ठीक है, एक ब्रॉड डेफिनेशन दूंगा, एक अच्छे से डिफाइन करके उसको बता दूंगा। अभी ये चीज बस कंसेप्ट के लिए रखो, ठीक है। तो यहां पे क्या रखना है कि रेस्पिरेशन जो है वो, मतलब रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है, ठीक है। इस प्रोसेस का मेन बात क्या है, मेन पॉइंट क्या है इस प्रोसेस का, तो प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड से क्या किया जाता है, तो एनर्जी को रिलीज किया जाता है, ठीक है। फूड से एनर्जी ले लिया जाता है, फूड से एनर्जी को निकाला जाता है। तो इस पॉइंट की मदद से आप रेस्पिरेशन का जनरल कंसेप्ट समझ सकते हो। बट मैंने अभी क्या बोला कि आगे के जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सारे को कंप्लीट करने के बाद मैं इसका एक अच्छे से डेफिनेशन दूंगा, एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन दूंगा, मतलब ब्रॉड वे में। मतलब ये ऐसा ही नहीं है कि आपसे अगर कोई एग्जाम में पूछे कि रेस्पिरेशन को एक्सप्लेन करो तो बस इतना नहीं लिखना है, उसको और अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो ये बस कंसेप्ट क्लियर रखो, ये पॉइंट हमारा क्लियर। अब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और H2O वो वाटर जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। क्या होता है रेस्पिरेशन में, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है। यहां पे फूड ने क्या बोला था ऑक्सीजन को, मैंने क्या बोला कि फूड ने बोला ऑक्सीजन को कि जब तक मैं रहूंगा मैं तुम्हें एनर्जी नहीं लेने दूंगा। तो ऑक्सीजन ने क्या बोला, अच्छा कोई नहीं, तू रहेगा तब तो तेरे को रहने ही नहीं देना है, ठीक है, तुमको मार देना है, तुमको बर्न कर देना है। तो फूड बोला अच्छा, फूड मान गया बेचारा, बोला हाँ चलो ऑक्सीजन लग रहा है यार ज्यादा पावरफुल, तो हम कुछ नहीं कर सकते। बट जाते जाते इसने क्या करा, इसने क्या बोला कि तुम मार दो, मुझे मार दो, ठीक है। फूड ने क्या बोला ऑक्सीजन को कि तुम मुझे मार दो, बट मैं जाते जाते तुम्हारे लिए कुछ ट्रबल्स दे जाऊंगा, और वो ट्रबल क्या हो गए, CO2 और H2O जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये फूड बर्न होते होते मतलब जाते जाते क्या करा इसने मतलब यहाँ पे एक ट्रबल दे गया। क्या ट्रबल दे गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O दैट इज वाटर, ठीक है। तो इन दो बात को आपस में जोड़ के हम क्या बोल सकते हैं कि ये रेस्पिरेशन से पहले की बात है और रेस्पिरेशन होने के बाद की बात ये है, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करा है। ये रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेशन होने से पहले ये होता है और तब रेस्पिरेशन होने के बाद ये हो जाता है, मतलब ये होता है तो ये हो जाता है रेस्पिरेशन में, ठीक है। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ये चीजें होती हैं और फिर ये हो जाती हैं। तो होता क्या है, देखो मैंने बस इसको वर्ड में लिखा है, इसको वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखा है। क्या लिखा है कि फूड और ऑक्सीजन जब मिलता है
ठीक है, फूड ऑफ ऑक्सीजन जब मिलेगा, मतलब कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन फूड को बर्न कर देता है, तो ये जब होता है तो हमारा कुछ प्रोडक्ट बनता है, कुछ फाइनल प्रोडक्ट बनता है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट बनता है वो क्या है? एनर्जी। क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बोला? मतलब तो हमें इससे ही है। अब CO2 बने ना बने हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एनर्जी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज बनती है रेस्पिरेशन में वो क्या है? एनर्जी। अब CO2 और H2O जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे फॉर्म हो जाती है, ये भी फॉर्म होती है। मतलब रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी तो आती ही है, बट उसके साथ साथ CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और H2O मतलब वाटर भी रिलीज होती है। क्यों होती है? फूड ने बोला कि जाते जाते मैं तुम्हें ट्रबल दे के जाऊंगा, ठीक है, तो उसने ये करा। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर मैं आगे की पॉइंट्स बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखो, मैंने रेस्पिरेशन को वर्ड इक्वेशन के थ्रू उसको समझाया। अब देखो, इससे बेसिक और कुछ बातें जो हैं, तो हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा था वो बेसिकली हमारे सेल के अंदर होता है। ये अगर मैं हूं, ठीक है, मान लेना ऐसा ही हूं, तो अब ये मेरे यहाँ पे सेल्स होंगे, छोटे छोटे सेल्स होंगे। तो हमारा जो रेस्पिरेशन है वो इस छोटे से सेल के अंदर होता है, ठीक है। हमारा जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो उस छोटे से सेल के अंदर होता है। तो अब इस कारण, मतलब इस वजह से जो हमारा रेस्पिरेशन है उसको हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस रेस्पिरेशन को हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि रेस्पिरेशन को और किस नाम से जानते हैं, तो आप बोल सकते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और क्यों? क्योंकि वो जो हमारा एक्चुअली जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है वो हमारे सेल के अंदर होता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है? देखो, मैंने उसी चीज को लिखा, मैं एक बार इस पॉइंट को पढ़ देता हूं। दिस टेक्स प्लेस, दिस टेक्स मींस व्हाट? दिस रेस्पिरेशन को रेफर कर रहा है, मैंने एरो यहां पे बनाया है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O वाटर जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट के तौर पे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो अब देखो, CO2 है, ठीक है, और यहाँ पे H2O है। इस दोनों में जो एक्चुअल वेस्ट है हमारा, मतलब वेस्ट के तौर पे तो ये दोनों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वक्त जो काम की चीज हमारे लिए है वो जो प्रोड्यूस होती है वो क्या है? वो है एनर्जी। तो एक्चुअल में वेस्ट है ये दोनों, ठीक है। लेकिन अगर हम ब्रॉड वे में देखें तो इस दोनों में से जो CO2 है वही एक्चुअल में वेस्ट है। क्यों? देखो, पहले इस पॉइंट को देख लो कि बिटवीन CO2 एंड H2O, CO2 इज द एक्चुअल वेस्ट, सॉरी। अब वाई क्वेश्चन बनता है, क्यों? आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला था कि CO2 और H2O दोनों वेस्ट है। वेस्ट है, मैंने उस वक्त इसलिए बोला था क्योंकि CO2 और H2O दोनों से, मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ये दोनों प्रोडक्ट बन के आए, तो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के इस दोनों प्रोडक्ट से हमको कोई मतलब नहीं था उस वक्त बस हमें एनर्जी से मतलब थी। लेकिन अब मैं क्या बोल रहा हूं कि CO2 जो है वही बस एक्चुअल में वेस्ट है, और जो वाटर है उसको आप एक्चुअली वेस्ट नहीं बोल सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि CO2 जो है उसकी अगर आपके बॉडी में जमा हो गई, ठीक है, अगर वो एक्यूमुलेट हो जाती है तो वो आपको ट्रबल क्रिएट करेगी। बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है। वाटर का एक्यूमुलेशन अगर होता है आपके बॉडी में, अगर वाटर जमा हो जाती है आपकी बॉडी में, तो वो आपको ट्रबल क्रिएट नहीं करेगी। फिर से देखो, यहाँ पे मैं हूं, चलो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या हुआ, ये मान लो ये साइन मेरा CO2 का है और ये साइन मेरा वाटर का है, या फिर अलग कर दो, चलो ये साइन मेरा CO2 का है और यहाँ पे ये साइन मेरा वाटर का है। रेस्पिरेशन में क्या हुआ? CO2 बना, ठीक है, तो CO2 बना, और फिर अगर कंटिन्यूअस वे में रेस्पिरेशन होते रहे तो इतना CO2 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? CO2 जमा हो जा रहा है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। दूसरे केस में रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वाटर भी बन रहा था हमारा, अगर ये वाटर जमा हो रहा है, होते जा रहा है कंटिन्यूअस रेस्पिरेशन के कारण, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। ये जो वाटर का एक्यूमुलेशन होगा हमारे बॉडी में वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि CO2 और H2O जो एनर्जी के साथ प्रोड्यूस होता है रेस्पिरेशन में, उसमें से एक्चुअल वेस्ट क्या है? तो वो CO2 है। क्यों है? तो मैंने बोला कि उसका एक्यूमुलेशन जो होगा वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, बट वाटर का जो एक्यूमुलेशन होता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है। इस पॉइंट को मैं एक बार पढ़ दूं कि बिकॉज इट्स मतलब मैंने यहाँ पे CO2 को यहाँ पे हाईलाइट करा, CO2 से इसको मैच करा, तो बिकॉज CO2 accumulation, और ये लिखो कि accumulation of CO2 is harmful, accumulation of water is not harmful to the body, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है हमारा। अब देखो कि हमारे रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वक्त एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, ठीक है। अब
अब ऐसा तो नहीं है कि उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जितना हमको उस वक्त जरूरत होगा, नहीं, अमाउंट में बस बॉडी ये पूछ के हमसे एनर्जी नहीं बनाती कि अभी तुमको कितनी एनर्जी की जरूरत है, वो बस एनर्जी बना लेती है, ठीक है, जितना वो बना सकती है उस वक्त, तो उसने एनर्जी बना लिया। लेकिन उस सारे एनर्जी को हम इमीडिएटली या फिर उसी पॉइंट पे, मतलब उसी वक्त हम सारे एनर्जी को यूज नहीं कर सकते, मतलब नहीं करेंगे, क्यों, बेकार में थोड़ी ना एनर्जी यूज करना है, ठीक है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है, तो उन सारे एनर्जी को हम एक बार में यूज नहीं करते हैं। कुछ एनर्जी जो है हमारे जो बच जाते हैं वो स्टोर हो जाते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, और जो एनर्जी स्टोर होते हैं वो एटीपी के फॉर्म में होते हैं, जिसको यहाँ पे एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए आपको कुछ और भी टर्म्स को समझना पड़ेगा जो मैं बताऊंगा। पहले मैं इन दोनों पॉइंट्स को क्लियर कर लेता हूं, ठीक है। तो मतलब एक बार फिर से देखो, मैं क्या मतलब जो मैंने बोला उस चीज को मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि जो हमारा सारा एनर्जी बनेगा उस सारे एनर्जी को हम यूटिलाइज नहीं कर लेंगे, कुछ एनर्जी जो बच जाते हैं उनको स्टोर कर लिया जाता है एटीपी के फॉर्म में, जिसका मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। ये चलो अब देख लो, इस पॉइंट को मैं एक बार रीड आउट कर लूं कि ऑल एनर्जी रिलीज्ड इज नॉट यूज्ड इमीडिएटली उन सारे एनर्जी जो है वो यूज नहीं हो पाते हैं, द रिमेनिंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब ये क्या है, इसको भी मैं अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि इस टर्म को समझने से पहले आपको कुछ और टर्म समझने पड़ेंगे, जैसे एडीपी फॉस्फेट, वो मैं बता दूंगा। तो आप इन सारे पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन करो, फिर मैं आगे की चीजें बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो मैंने क्या बोला कि जो मतलब सारे एनर्जी को हम एक बार में इमीडिएटली यूज नहीं करेंगे, जो एनर्जी बच जाते हैं उनको हम स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और मैंने क्या बोला कि उस टर्म को समझने के लिए आपको कुछ और पॉइंट्स समझने होंगे। सबसे पहले जो हमें समझना है वो क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है हमारा, ये एक तरह का सब्सटेंस है जो प्रेजेंट कहाँ होता है, तो हमारे सेल में, हमारे बॉडी में जो सेल है उसमें ये सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब ये जो सब्सटेंस है वो एक फॉस्फेट ग्रुप कंटेन करता है, जो ग्रुप फास्फोरस और ऑक्सीजन से बना हुआ होता है। ये आपके दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा सब्सटेंस है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, पहले देखो इन चीजों को अगर आप समझ जाओगे तो आप रेस्पिरेशन को बहुत अच्छे से समझोगे, आपको वो चीज फील हो जाएगी, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो होता है ये हमारा एक सब्सटेंस है जो कि एक फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है, और वो जो ग्रुप होता है वो फास्फोरस और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। ये फास्फोरस और ऑक्सीजन क्या है, हमारे दो एलिमेंट हैं, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट क्लियर है। अब ये जो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है इसको हम पी, ये जो सिंबल है हमारा पी और स्मॉल है यहाँ पे जो मैंने बगल में लिखा है, तो इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को हम पीआई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इस सिंबल में ये जो हमारा पी है, ठीक है, वो फॉस्फेट को रिप्रेजेंट करता है, और जो हमारा आई है वो इनऑर्गेनिक को रिप्रेजेंट करता है। बातें रिप्रेजेंट हो गई सिंबल के थ्रू। चलो ये पॉइंट भी हमारा क्लियर है। अब देखो कि एडीपी, अब आपको इस चीज को भी समझना पड़ेगा, फिर इस चीज को भी समझना पड़ेगा, और तब हम देखेंगे कि रेस्पिरेशन में एक्चुअली होता क्या है। चलो, तो ये जो है हमारा एडीपी, ये क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। इसका नाम क्या है, एडीपी का एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। डाई मतलब किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, ये दो मतलब होता है ना, किसी भी चीज की अमाउंट कितनी है, दो, मतलब कितने नंबर में है वो, तो दो। तो ये जो है वो दो फॉस्फेट ग्रुप को कंटेन करता है। मैंने क्या लिखा कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, वर्ड से इसका मतलब क्लियर हो रहा है। अब ये जो हमारा एडीपी है ये भी हमारे सेल में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, बट इसकी जो एनर्जी होती है, इसमें जो एनर्जी कंटेंट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। मैंने उस पॉइंट को भी लिख दिया कि इट हैज लो एनर्जी कंटेंट। चलो ये पॉइंट हमारा हो गया। अब क्या है हमारा एटीपी, ठीक है। अब क्या है हमारा एटीपी, तो एटीपी का फुल फॉर्म पहले देख लो, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राई यहां पे ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तीन, ठीक है, कोई भी चीज तीन है तो तीन फॉस्फेट ग्रुप इसमें होंगे। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में तीन फॉस्फेट ग्रुप होंगे। और ये जो एटीपी है ये भी हमारे सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसकी जो एनर्जी कंटेंट होती है वो ज्यादा होती है, वो हायर होती है एज कंपेयर टू एडीपी, ठीक है। तो आप कहने का मतलब पहले देखो, ये चीज हमारी सेल में पहले से प्रेजेंट है, ये भी चीज पहले से प्रेजेंट है, ठीक है, और ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंट होती है। अब कैसे होती है, कई बोलेंगे कि ये तो प्रेजेंट नहीं होती, ये तो बनती है। हाँ वो भी सही है, आप बताऊंगा कि कैसे होती है और कैसे बनती है। तो आप इन चीजों को नोट डाउन करो, फिर मैं आगे के पॉइंट्स बताता हूं। सो आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब देखो
मैंने क्या करा, तो मैंने इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, एडीपी और एटीपी के इंट्रोडक्शन दे दिए। क्यों दिए? क्योंकि मैंने बोला कि रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझने के लिए उनके बारे में थोड़ी बातें पता होनी चाहिए। अब देखो कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता क्या है। तो मैंने क्या बोला कि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हो क्या रहा था, तो एनर्जी रिलीज हो रहा था। अब जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी का यूज कहाँ होता है? सबसे पहले तो एटीपी बनाने के लिए उस एनर्जी का यूज होता है। वो जो एनर्जी रिलीज हुई हमारी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, उस एनर्जी को एटीपी बनाने के लिए यूज किया जाता है। किसकी मदद से? मतलब एटीपी मॉलिक्यूल तो बनी किससे? ठीक है, तो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। और इन तीनों के इंट्रोडक्शन मैंने दिए थोड़ी देर पहले। तो जो हमारी एनर्जी रिलीज हुई रेस्पिरेशन के प्रोसेस के वक्त में, फूड को बर्न करके जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज कहां पे किया जाता है? तो एटीपी बनाने के लिए उस एनर्जी का यूज किया जाता है। किससे? तो एडीपी से और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। अब देखो, तो इस चीज को एक इक्वेशन के फॉर्म में मैंने रिप्रेजेंट किया है कि हमारी एडीपी थी, ठीक है, ये आ गई फॉस्फेट, ठीक है, और एनर्जी जो रेस्पिरेशन में यहां पे मैंने लिखा भी है कि फ्रॉम रेस्पिरेशन, मतलब रेस्पिरेशन के प्रोसेस से जो एनर्जी आई वो एडीपी और फॉस्फेट के साथ जुड़ के एटीपी बनाती है। अब यहां पे एक चीज देखो, एडीपी का मतलब मैंने क्या बोला था? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब दो, यहां पे एक और फॉस्फेट एनर्जी की मदद से इसमें जुड़ेगा, तो अब दो नहीं अब तीन फॉस्फेट हो गए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो, ये पॉइंट हमारा क्लियर, ये पॉइंट भी हमारा क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वो एटीपी के फॉर्म में हमारे बॉडी में स्टोर रहती है। एटीपी के फॉर्म में जो है वो एनर्जी जो है वो स्टोर्ड रहती है, ठीक है। तो इस पॉइंट में मैंने वही लिखा है कि सो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी स्टोर्ड किस फॉर्म में रहती है? तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में एनर्जी जो है हमारे बॉडी में स्टोर रहती है। तो ये पॉइंट भी क्लियर, ये पॉइंट भी क्लियर और ये पॉइंट भी क्लियर। अब देखो, स्टोर तो हो गई एनर्जी। अब क्या होगा कि सेल जो है जब उसको जरूरत आएगी, तो मतलब जब सेल को जरूरत पड़ेगी एनर्जी की, तो क्या होगा? तो एटीपी जो हमारा बना था, ठीक है, वो टूटेगा, ठीक है, वो टूटेगा वाटर की मदद से एनर्जी बनाने के लिए। मतलब वाटर की मदद से एटीपी जो बना था हमारा वो टूटेगा एनर्जी को रिलीज करने के लिए। अब उस चीज को भी मैंने यहां पे इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करा कि मेरा चलो एटीपी हो गया, ठीक है, तो एटीपी हमारा था हमारे पास। अब देखो एटीपी, अब वाटर की मदद से एटीपी जो है हमारा टूट गया, टूट के बना क्या? एडीपी, ठीक है, फिर क्या बना? फॉस्फेट, और फिर क्या बना? एनर्जी। और ये जो एनर्जी निकली, अब इसी एनर्जी को हम यूज करेंगे, ठीक है। देखो यहां पे जो हमारी एनर्जी आई थी रेस्पिरेशन से, उस एनर्जी को हम यूज कर सकते थे, बट हमने उसको यूज क्यों नहीं करा? क्योंकि वो एक्स्ट्रा अमाउंट में थी, तो उसको हमने स्टोर कर लिया, स्टोर करके रखा हुआ है। मान लो ये एक तिजोरी है, यहां पे स्टोर करके हमने उस चीज को रख लिया। अब फिर जब इसको तोड़ने के बाद वही एनर्जी हमारे पास वापस आ गई, तो हम उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, एक जनरल क्वेश्चंस आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि डैश इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। मतलब सेल का एनर्जी करेंसी किसको बोला जाता है? मतलब सेल का जो एनर्जी, उसका करेंसी, जैसे हमारे यहाँ करेंसी चलती है हमारी, फिर किसी और कंट्री में वहां की करेंसी चलती है, उसी तरह से सेल की जो एनर्जी करेंसी है वो क्या है? तो वो है एटीपी। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। वो क्या है? वो है एटीपी, द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। आप इन चीजों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे बताता हूं। आई होप यू ऑल हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। तो मैंने बोला कि रेस्पिरेशन में होता क्या है, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेशन प्रोसेस था उसमें होता क्या है। अब जो एक जनरल डिफरेंस जो एग्जाम्स में आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है हमारा, वो है क्या है? डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। कईयों का मानना है कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं आपस में, मतलब ये लगता है कि ये है, ये लगता है कि ये है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप डिटेल स्टडी करो तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का हम डिफरेंस देखेंगे। जनरल वर्ड्स में बोलें तो ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है, ठीक है। जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का पार्ट है। फॉर एग्जांपल, अगर इतना बड़ा, मान लो ये इतना बड़ा गोला जो है हमारा, ठीक है, वो अगर रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके अंदर का छोटा गोला जो है वो ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो हमारा पूरा बड़ा सा गोला है ये रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे क्या पता चल रहा है कि रेस्पिरेशन एक ब्रॉड चीज है और ब्रीदिंग जो है वो रेस्पिरेशन के अंदर आता है। ये जो ब्रीदिंग हमारा प्रोसेस है वो रेस्पिरेशन प्रोसेस के अंदर आता है, ठीक है। ब्रीदिंग का जो एक्चुअल मीनिंग है वो क्या? ब्रीदिंग का मतलब बस होता है ऑक्सीजन लेना,
जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है, तो ऑक्सीजन लेना एयर से और CO2 रिलीज कर देना, लेना रिलीज कर देना। तो ब्रीदिंग का बस यही मतलब है। तो मैंने यहां पे क्या लिखा, मैकेनिज्म बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन, क्या ऑब्टेन करेंगे, ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड रिलीजेस CO2। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे, वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 रिलीज करते हैं। तो ब्रीदिंग के प्रोसेस में बस इतना ही होता है, ऑक्सीजन लेना और CO2 रिलीज करना। तो ये पॉइंट हमारा क्लियर है। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन तो लिया जाता है, बट उसके साथ साथ फूड से एनर्जी भी रिलीज करा जाता है। देखो यहां पे दो चीजें हो गई, ऑक्सीजन तो लिया और उसके साथ साथ क्या हुआ, तो रिलीज मतलब फूड से एनर्जी भी रिलीज करवाई गई। तो यहां पे बस लेना हो रहा था ऑक्सीजन का, यहां पे लेने के साथ साथ फूड से एनर्जी भी रिलीज करवाई जा रही है। तो आई थिंक पहला पॉइंट आप लोगों का क्लियर है। अब ये जो है हमारा ब्रीदिंग, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन। मैंने यहाँ पे उस चीज़ को मतलब थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश की थी मैंने। तो जो हमारा ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। यहाँ से ये चीज़ क्लियर है। ये बड़ा गोला जो था वो हमारे रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, ये छोटा गोला जो था हमारा वो ब्रीदिंग को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो ये जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन, देखो ब्रीदिंग का जो गोला मैंने बनाया है वो रेस्पिरेशन के गोले के अंदर आ रहा है। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो ब्रीदिंग है वो रेस्पिरेशन के अंदर ही आता है, ठीक है। मैंने वहां यहां पे उस चीज को लिखा कि ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ये चीज हो गया। लेकिन जब भी हम रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो रेस्पिरेशन जो है ब्रीदिंग को इंक्लूड करता है। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि रेस्पिरेशन इज अ पार्ट ऑफ ब्रीदिंग, नहीं, रेस्पिरेशन इंक्लूड्स ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। क्योंकि जो रेस्पिरेशन हमारा टर्म है ये ब्रीदिंग टर्म से बड़ा टर्म है, उससे ब्रॉड टर्म है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, अब जो हमारी ब्रीदिंग होती है वो एक फिजिकल प्रोसेस है, इसको हम एक फिजिकल प्रोसेस बोल सकते हैं, ठीक है। यहां पे मैंने उस पॉइंट को लिखा कि यह फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो क्या होता है, वो एक बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है। ब्रीदिंग में क्या हो रहा था, बस लेना है और मतलब ऑक्सीजन लेना है एयर से और CO2 रिलीज करना है। लेकिन इसमें लेने के साथ साथ उसको यूज करके फूड से एनर्जी भी रिलीज करवाई जाती है, ठीक है। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और ये जो हमारा प्रोसेस है ये बस एक फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो रेस्पिरेशन की मेन पॉइंट्स थी उसको मैंने क्लियर करा है। अब जो अगली वीडियो होगी हमारी उसमें हम रेस्पिरेशन के टाइप्स को देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।